नमस्कार सर, नमस्कार दर्शकों। आज जो हमारा वेबिनार है, स्पेशल वेबिनार है, और आज जो है हमारा नेशनल वेबिनार है रिवीलिंग द सीक्रेट्स एंड वाउ मोमेंट्स ऑफ फाउंडर में हमारे साथ जो जुड़ रहे हैं वो है संजय सोंटके, सूरत गुजरात से। ऑन पैसिव के बहुत ही प्राउड और ग्रेट लीडर हैं और नियर अबाउट 60,000 प्लस टीम को ये लीड कर रहे हैं। और सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। जी जी, आपका भी धन्यवाद मैडम, आपने इनवाइट किया इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर, आपके वेलकम के लिए एक वीडियो है, आप उसको देखिए पहले। जी। Oh no! आपने वीडियो देखा है कि हमारे इस यहाँ पर वीडियो में हम वेलकम करते हैं। या तो आप नमस्कार, आप क्या चूज करते हैं? या तो आप नमस्ते कर सकते हैं, या बूम कर सकते हैं, गाना गा सकते हैं, डांस कर सकते हैं, कुछ ऐसा वैसा करना हो ये कर सकते हैं। कुछ भी कर सकते हैं। तो आपका स्वागत है। आप कैसा आना चाहेंगे? जी मैडम, मैं तो सिंपल इस तरह से आना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से। और मैं एक बार फिर से दर्शकों को बता दूं कि ये जो संजय सोंटके जी है, सूरत गुजरात से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और सर, अपने बारे में प्लीज बताएं। आपको इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, बट फिर भी एक बार ऑन पैसिव का सफर कैसे शुरू हुआ और कब आप ज्वाइनिंग किए, वो बताएंगे। तो साथियों नमस्कार, मेरा नाम संजय सोनटक्के है, सूरत गुजरात से बिलोंग करता हूँ और तकरीबन 20 साल से नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहा हूँ। ऑन पेसिव मेरे पास मई 2020 में आया था। जैसे ही मांगेराम जी और जस्सी जी ने मुझे इसके बारे में बताया, उसके बाद अपने लेवल पे काफी कुछ लेवल तक स्टडी करने के बाद जब मुझे लगा कि इस प्रोजेक्ट के अंदर बहुत कुछ दम है, ये आने वाली दुनिया को चेंज करने का प्रोग्राम हो सकता है, उसके बाद 1 जून 2020 को मैंने अपने काम की शुरुआत की और उसी दिन से स्पीड में काम करना चालू कर दिया। और तब से लेके अभी तक तकरीबन ये मान के चलिए कि 2.25 साल हो चुके हैं। और इस 2.25 साल में मेरी जो लगभग टोटल टीम हो चुकी है वो 65,000 प्लस हो चुकी है और 170 मेरे डायरेक्ट है। जबकि ये जो डायरेक्ट मैंने किए हैं वो केवल 2 से ढाई महीने में किए हैं शुरू में, क्योंकि मई जून और जुलाई ये 2 ढाई महीने में काम करने के बाद ऑन पैसिव में काम करना मैंने रोक दिया था। उसके पीछे काफी कुछ रीजन थे, क्योंकि मैं जिस स्पीड में काम कर रहा था उस स्पीड में काम करने की वजह से रेगुलर में लीडर बोर्ड में टॉप 10 में चल रहा था। और इसको मैं एमएलएम ना समझते हुए एक कैरियर और इसमें जुड़ने वाले हर एक व्यक्ति की लाइफ एक बहुत अच्छी तरह से सेटल हो सकती, ये देखकर ही मैंने इसके अंदर एंट्री किया था कि यहाँ पे वर्क करे चाहे ना करे, हर एक आदमी अपनी लाइफ यहाँ पे सेटल कर सकता है। लेकिन कुछ ऐसे न्यूसेंस या कुछ अनइथिकल एक्टिविटी जब होने लगी तो मेरा मन थोड़ा सा खट्टा हो गया। यार, इतने साल से हम नेटवर्किंग कर रहे हैं, उसमें भी यही हाल, और यहाँ जबकि नेटवर्किंग का कोई लेना देना नहीं है, एक सिंगल आदमी जुड़ता है तो भी उसको इनकम आनी है, टीम बनाते हैं तो आनी आनी है, उसके बावजूद भी यहाँ पे अनइथिकल एक्टिविटी होने लगी। जैसे कि इधर की टीम उठा के दूसरे लोगों में शिफ्ट करना,
लोगों को प्रॉपर सर्विस ना मिलना, कई सारे लोगों के 2-2 बार पेमेंट कटने के बाद टाइम पर रिफंड ना होना, कई सारे इश्यूज थे। तो ये देखते हुए मैं जब आगे इस चीज को रखता था और उसके सामने कोई रिप्लाई ना मिलना, तो मैंने अपने आप को धीरे धीरे दूर करना चाहा, फ्रंट में आना अपने आप को ठीक नहीं समझा। लेकिन अपने टीम की सर्विस, जो भी उनको क्वेरीज आती थी, सपोर्ट रहता था, सर्विसेज रहती थी, या फिर उनकी आइडियाज लगाना होता था, ये सारी चीजें मैं रेगुलर करता गया। एक बार तो मैडम ऐसा हुआ कि जब मैं ये अनएथिकल एक्टिविटीज के खिलाफ बोलना चाहा, तो कुछ महीनों तक मेरी जो आईडी है वो टर्मिनेट करा दी गई थी। बाद में काफी कुछ महीनों के बाद, जबकि मेरी मिस्टेक नहीं थी, उसके बाद भी मुझे एपोलाइज करने के बाद उसको खोला गया। तो एक समझ में आता है कि इतने बड़े सिस्टम में छोटी मोटी चीजें चलती रहती है। कुछ लोग होते हैं जो अपने आप को सर्वे सर्वा मानते हैं, लेकिन सिस्टम बेहतरीन है। एश मुफरा जी ने जो विजन रखा है हम सबके लिए, आज पूरे वर्ल्ड में तकरीबन 14.5 लाख लोग इस कारवा के साथ जुड़े हैं एज अ फाउंडर। और जितने भी फाउंडर जुड़े हैं उन सबसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम सबकी लाइफ यहाँ पे एकदम ब्राइट है, क्योंकि किसी भी अच्छी चीज की जब शुरुआत होती है तो उसको बनने में समय लगता है। अगर आपको पता होगा कि फेसबुक एक केवल सिंगल प्रोडक्ट को बनाने के लिए 7 साल का समय लगा था, यहाँ हमारे पास कई सारे अनगिनत प्रोडक्ट हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के किसी एक प्रोडक्ट में अगर माइनर एरर भी आता है तो उसको दोबारा से पूरा का पूरा रिस्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, पूरा का पूरा नए तरीके से तैयार करना पड़ता काफी सर सॉरी आपको रोक रही है। हूँ, और थोड़ा सा यही नेटवर्क, सब कारणों की वजह से सर थोड़ा इस सा आप प्रोडक्ट की, बोलिए नेटवर्क में मैडम। आ जाइए, आपकी आवाज बीच बीच में ब्रेक हो रही है, चेक कीजिए बीच बीच में, हाँ नेटवर्क मैं तो प्रॉब्लम आ रही वाईफाई, है। ओके, मे बी विंडोज वगैरह ओपन कर लीजिए जिससे वाईफाई कनेक्शन प्रॉपर हो जाए। जी मैडम। जी मेरा इंटरनेट फुल स्पीड में मैडम। ओके सर, मे बी यहाँ पर मेरे वाईफाई में प्रॉब्लम थी सर। कंटिन्यू सर, कोई बात नहीं, कंटिन्यू। आप पूछते जाइए, एक एक सवाल में आगे कंटिन्यू जी करेंगे। सर, ये जो, हाँ इतनी बड़ी टीम को आप लीड कर रहे हैं नियर अबाउट, और आपने बताया है कि कुछ अनएथिकल चीजें हुई हैं, क्या यही वजह है? क्योंकि इतने ग्रेट लीडर, एक इंसान को जोड़ने में कितना समय लगता है, कितनी मेहनत लगती है मैं जानती हूँ, और 60,000 प्लस की टीम आपने बनाई है। बट फिर भी आज मैंने सर आपसे खुद, मैं ही नहीं, और मुझे 2 साल होने को आ रहे हैं 4-5 महीनों में, बट मैं फर्स्ट टाइम आपके संपर्क में आई हूँ। तो क्या यही वजह है आप ऑन पैसिव में, इन फ्रंट में नहीं हमें दिखे या दिखाई दिए? मैडम जब इंडिया के अंदर शुरुआत हुई थी 1 जून 2020 के बाद, इंडिया में फर्स्ट झूम की शुरुआत मैंने की थी। उस समय जस्सी जी, मांगेराम जी, देवीलाल जी, हम चारों मिलकर डेली बेसिस पे, जो आज का 8:30 बजे का समय है, वो 1 जून 2020 से कंटिन्यू किया गया है। ये लोग एज ए होस्ट रहते थे और पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन मैं अकेला करता था। और उस प्रेजेंटेशन की वीडियो इंडिया के हमारे ग्रुप के अलावा अदर ग्रुप भी फॉरवर्ड करके उस प्रेजेंटेशन से ज्वाइनिंग उठाते थे और उनको इजीली ज्वाइनिंग मिलती थी। चाहे तो आपको पुराने वीडियो आज भी आपको अवेलेबल मिलेंगे, उसको अगर आप देखोगे तो जो प्रेजेंटेशन स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए किसी भी चीज को प्रॉपरली समझाने के लिए, तो उस प्रॉपरली प्रेजेंटेशन से मैं काम करता था। और उसके बाद जैसे ही ये अनइथिकल काम होने चालू हो गए, उसके बाद मैं साइड आउट हो गया।
मैं नहीं चाहता था कि मेरे कारण कोई और परेशान हो या फिर उनको आगे आने में दिक्कत आए, क्योंकि हर एक आदमी चाहता है कि यार कोई आगे जाता है तो उसको कैसे रोका जाए। मैं धीरे धीरे करके साइड आउट हो गया, अपने कामों में लग गया और टीम के साथ डेवलप चालू था मेरा, लेकिन फ्रंट पे नहीं आया, ना कभी मीटिंग की, ना कभी इन लोगों ने बुलाया, ना मैं कभी गया, क्योंकि मैं एक स्वाभिमानी व्यक्ति हूँ मैडम। मैं झुक के या फिर सैल्यूट करके या फिर किसी की गलत चीजें मान के काम नहीं कर सकता, चाहे मेरा कितना भी नुकसान हो जाए। और यही वजह है कि मैं साइड हट गया था। जी सर, बिल्कुल। और अभी जो 2 बार हैदराबाद विजिट भी हुए हैं, तो मैंने आपको नहीं देखा है वहां पर। और थोड़ा सा अगर आप शेयर करना चाहें तो आप नहीं, मुझे अनएथिकल। मैडम 2 बार, एक बार तो मेरे ही टीम में एक लीडर की टीम दूसरे लीडर के नीचे लगा दी गई थी, जबकि मेरे ही नीचे थी, फिर भी मैंने आवाज उठाई, क्योंकि जो गलत काम होता है वो गलत ही होता है, उसका आप साथ नहीं दे सकते। और उस टाइम पे काफी बहस भी हुई, काफी मैंने फाइट भी की, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ, उल्टा मेरी आईडी ब्लॉक हो गई। जबकि हम ये सभी हुआ। जानते हैं कि ऑन पैसिव में टीम और ये सब चीजें जो हैं, ऑन पैसिव बिल्कुल इनके खिलाफ है। और यहाँ पर हर एक फाउंडर जो है ऑन पैसिव सबको इक्वल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है, चाहे वो बड़े टीम वाला लीडर हो चाहे छोटा हो। बट बहुत सी चीजें इंडिया में हम देख रहे हैं। अभी आप बता रहे हैं, बहुत से लोगों की ये प्रॉब्लम्स है जो अभी तक इन फ्रंट आ ही नहीं पाई है, और वो बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। तो बहुत ही सर, चलो, हम बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पे हैं। ऑन पैसिव तो हमारे साथ पार्शियलिटी नहीं कर रही है, हमारे जो लीडर्स हैं वो कुछ भी करे हम उन पे। पर सर, जो आपकी टीम है, क्या वो पॉजिटिव है? और क्या उनको ऑब्जेक्शन नहीं हुआ कि हमारा लीडर जो है, लीडरशिप बोर्ड में भी उनका नाम है, इतने बड़े स्तर पर काम किया है, वो कहीं बिल्कुल हमें नहीं बिल्कुल दिखाई बिल्कुल। दे रहे हैं? कई बार मैडम, पिछले 1.5-2 साल से कई बार, हर बार मुझे लोगों के कॉल आते हैं कि सर, हमारी इतनी, मेरे साथ के लोगों की इतनी बड़ी बड़ी टीम है, 7-7, 8-8 हजार, 10-10 हजार लोगों की टीम है, उनको भी वहां पे संडे को जो 10 बजे सेशन होता है उसमें भी उनको इनवाइट नहीं किया जाता है, क्योंकि वो मेरी टीम है। और जिनके 100-100, 200-200 की टीम नहीं है उनको इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो ये पार्शलिटी अक्सर नजर आती है, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए। ये यूनिवर्सल टीम है, वर्ल्ड वाइड चलने वाली टीम है, और पूरे दुनिया के लिए एक मिसाल है ऑन पैसिव। तो यहाँ पे ये पार्शियलिटी किसी के भी पक्ष में नहीं होने चाहिए, सबको एक जैसा देखना चाहिए, ये मेरा अपना मानना है। जी बिल्कुल सर, चाहे आपके साथ कुछ भी हुआ हो, बट आपने अपनी टीम को बहुत एज अ फैमिली बहुत अच्छे से बांधा है कि जी लीडर कहीं भी उनको ऑब्जेक्शन नहीं रहा, उनको भी कहीं पर प्लेटफॉर्म नहीं प्रोवाइड हो रहा, ना आपको हो रहा है, पर फिर भी वो ऑन पैसिव में इतने अच्छे से काम कर रहे हैं। और जब जहां तक हो, अपलाइन डाउनलाइन का अगर हमारा जो है ना रिलेशन ही अच्छा नहीं रहेगा, तब तक इतनी बड़ी टीम बनाना इम्पॉसिबल है। तो कहीं ना कहीं आप बहुत अच्छे से उनको गाइड कर रहे हैं और लीड कर रहे हैं। मैडम, अगर अगर उस समय ये कुछ एक्टिविटी नहीं हुई होती तो आज आज भी मैं दोबारा कहता हूँ, ये 60-65 हजार कुछ नहीं है मेरे लिए। 1.5-2 लाख, 2.5 लाख के ऊपर की टीम में बना चुका होता, और जो डायरेक्ट का रिकॉर्ड है, हो सकता है टॉप 10 में मैं रहता, दावे के साथ कह सकता। जी, अभी भी सर आप जो काम कर रहे हैं, आप टॉप 10 से भी ऊपर है हमारे लिए। क्योंकि यहाँ पर जो है ना, वैल्यू मैटर करती है, और ये मैटर नहीं करता है आप क्या करें। अभी ऐश मुफारा सर भी यही बोलते हैं कि आप चाहे बैक एंड पे वर्क करें चाहे फ्रंट एंड पे वर्क करें, आपको जो आपके काम के हिसाब से रिकॉग्नाइज किया जाएगा। और आज जो आपकी इंटरव्यू लेने का मकसद भी यही है कि हम जो हैं, और हमारे जो इतनी ऑन पैसिव फैमिली है, वो जान पाए कि जो संजय सोनटके हैं वो कौन है और कहाँ से हैं।
और इतना अच्छा बेहतरीन काम कर रहे हैं। और चलिए सर, ये सब चीजें तो रहेंगी रहेंगी। हमारा जो ये जो स्पेशल जो हमारा शो चलता है, ये रिवीलिंग द सीक्रेट्स एंड वाव मोमेंट्स ऑफ फाउंडर्स। एक तो आपको अपना जी सीक्रेट बताना है जो आप दर्शकों से शेयर करना चाहे, चाहे आपके स्कूल टाइम का हो, कॉलेज का हो, मैरिड लाइफ का हो, या वाइफ से कुछ छुपाया हुआ हो, बताना चाहते हैं यहाँ पे। और एक जो है नहीं, जी मेरा सीक्रेट मेरा काम है, क्योंकि किसी भी काम को जब मैं हाथ में लेता हूँ तो उसको हार्टली करता हूँ। मैं कभी भी मेंटली मैंने काम नहीं किया है, और हार्टली करने की वजह से ही कहीं पे भी किसी भी फील्ड में मुझे उतार दो, मुझे रिजल्ट मिलता है। क्योंकि मैं दिमाग से नहीं सोचता हूँ, जब काम करने लगता हूँ तो दिल से सोचता हूँ, और जब दिल से किसी की सोच में आगे बढ़ने की तमन्ना हो तो ऊपर वाला भी उसके लिए सभी रास्ते खोल देता है। यही मेरा मेन सीक्रेट है मेरे सक्सेस का। जहां भी मैंने काम किया है, चाहे किसी भी कंपनी का नाम ले लो, वहां पे हर जगह मेरे रिकॉर्ड ब्रेक हुए हैं। यही मेरा मेन सीक्रेट है। उसके अलावा मेरा टोटल ट्रांसपेरेंट है। अगर मेरा ऑफिस भी देखोगे तो टेबल भी मेरा कांच का रखता हूँ मैं, ताकि कहीं भी कोई हिडन चीज सामने ना रहे। तो सर टोटल ये वाला, ट्रांसपेरेंट। जी ये वाला सीक्रेट तो नहीं चलेगा, ये तो अच्छे वाला सीक्रेट है। ऐसा सीक्रेट बताए जो आपकी फैमिली को, वाइफ को, हम सबको नहीं मालूम हो। कुछ आपका ऐसा, चाहे स्कूल कॉलेज का हो, और चाहे आपका गर्लफ्रेंड का कोई किसी एक्टर पे क्रश हो, नहीं नहीं, ऐसा कोई ऐसा एक्ट्रेस ऐसा पसंद है। नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ है। क्योंकि बहुत जल्द शादी हो गई थी 23 साल की उम्र में, और जॉब में 18 साल की उम्र में मैं जॉब में लग गया था मैडम। तो सोचिए कि वो सब करने का समय नहीं मिला। उसके बाद फिर घर की जवाबदारियां, 23 साल की उम्र में शादी, फिर बच्चे, उसके बाद फिर जॉब। क्योंकि मैं इंडिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री में जॉब करता था, रिलायंस इंडस्ट्री, शायद आपने नाम सुना होगा, एज ए मैकेनिकल इंजीनियर। और तब से लेके 2010 तक कंटिन्यू मैंने रिलायंस इंडस्ट्रीज में जॉब किया, और 2010 में रिजाइन करके उसके बाद फुल टाइम मार्केटिंग में उतर गया। तो एक सीक्रेट ये उस टाइम पे ये था कि जब जॉब मेरी चली गई तो सब परेशान कि यार इतनी बड़ी इंडस्ट्री के अंदर आपको जॉब मिली, लोगों को जॉब नहीं मिलती है। जब मैंने रिजाइन किया तब मैडम मेरी मंथली सैलरी 1.25 लाख थी। तो सरवाइव कैसे करना है? तो उस टाइम पे, जैसे अभी आप सिगरेट की बात कर रहे हो, तो अभी जैसे आउट ऑफ कंट्री जाते हैं उस टाइम पे कुछ ऐसी चीजें हुई है जो नहीं होनी चाहिए। वो एक सीक्रेट मैं बोल सकता हूँ। बस उससे ज्यादा और कोई ज्यादा सीक्रेट मेरे लाइफ में नहीं है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और दूसरा सर, वाओ मोमेंट जो है, एक प्राउड मोमेंट जो आपकी इतनी जर्नी है, और आपने बताया है कि आपने इतने अच्छे सैलरी स्केल को छोड़कर एमएलएम को 24/7 ज्वाइन किया, तो वो जी कुछ शेयर करना चाहेंगे कुछ? मैडम, उसको करने के पीछे मेरा एक ही रीजन है, टाइम फ्रीडम। क्योंकि जब मैं जॉब में जाता था, सुबह 8 बजे घर से निकलता था, 5:30 बजे तक की, 9 से 5:30 जॉब होती थी, लेकिन कभी भी 5:30 बजे बॉस ने छोड़ा नहीं। 10, 11, 12 बजते थे डेली घर आने में। तो ऐसी सिचुएशन होती थी, मैं घर पे आता था तो बच्चे सोए हुए होते थे, और सुबह जब मैं उठता था तो बच्चे स्कूल गए होते थे। तो कल उठ के ऐसा लगा कि भाई कुछ सालों के बाद बच्चे है ना पूछे मम्मी ये आदमी कौन है। क्योंकि मिलते ही नहीं थे, टाइम ही नहीं मिलता था, छुट्टी के दिन भी बुलावा था। मतलब ऐसे पैसे का क्या करना जब हम टाइम ही नहीं स्पेंड कर पा रहे परिवार के साथ। ऐसी जॉब मुझे नहीं करनी। तब जाके डिसीजन लिया, मतलब मार्केटिंग में कुछ भी करूंगा, कम मिलेगा चलेगा, लेकिन परिवार के साथ रहूंगा, बीवी बच्चों को टाइम दे पाऊंगा, वही जिंदगी है। यही एक रीजन था मुझे जॉब रिजाइन का, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, पैसा जरूर था। और आज ये कंडीशन है कि मेरे पास तीनों चीजें हैं। आज अगर 1 महीने के लिए मैं कहीं टूर पे जाता हूँ तो ना मुझे फाइनेंस का प्रॉब्लम है, ना मुझे टाइमिंग का प्रॉब्लम है, ना मेरा कोई बॉस है। बी योर ओन बॉस। और मैं इतना सेटिस्फाइड हूँ इस नेटवर्क मार्केटिंग से, कि जितना मैं पूरी लाइफ सैलरी से नहीं सेट हो पाता, उससे कई गुना
आज मैं नेटवर्क मार्केटिंग से सेटिस्फाइड हूँ और वेल सेट। जी बिल्कुल सर। और अभी क्या फैमिली और बच्चे कुछ बताना चाहेंगे, वो खुश हैं? बिल्कुल बहुत खुश है, मतलब मेरी वाइफ सबसे ज्यादा खुश है। मेरा बच्चा आज बहुत अच्छे यूनिवर्सिटी में बीटेक कर रहा है, कंप्यूटर साइंस। मेरी लड़की 10th में है, वो भी अच्छी स्कूल में जाती है। मतलब ये मान के चलिए कि हमारी सबसे अगर संपत्ति हम मान के चले, पैसा संपत्ति नहीं मानते हम लोग। हम मानते हैं कि अगर हमारा परिवार, हमारे बच्चे अच्छी तरह सेट हो जाए, एजुकेट होकर अच्छी जगह लग जाए, वही किसी माँ बाप की सबसे बड़ी पूंजी होती है। मेरे पास करोड़ों है लेकिन मेरे बच्चे सही जगह पे नहीं है या सही रास्ते पे नहीं है, तो मेरे लिए वो पैसा कोई काम का नहीं। तो आज ऊपर वाले की कृपा से सब कुछ बढ़िया है, यही कहना चाहूंगा। बिल्कुल 16 ने सही बात कही है सर, जो बच्चे ही है ना वही असली धन रहता है। और अभी आप जानते हैं कि ऑन पैसिव में सर फाउंडरशिप बंद हो चुकी, और उससे पहले मैं सर जानना चाहूंगी कि आप डायरेक्ट सेलिंग में या एमएलएम में क्या क्या कर चुके हैं कि इतना आप जबरदस्त काम यहाँ पर भी कर रहे हैं, तो नेचुरली आपका एक्सपीरियंस तो कुछ रहा होगा। मेरा 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस है मैडम। मैंने 98 में वैसे शुरुआत की थी एमबेस, 1998। लेकिन उस टाइम पार्ट टाइम करता था जॉब के साथ। काफी सारे प्रोडक्ट बेस में काम किया है और 2010 के बाद टोटली मैं इन्वेस्टमेंट फील्ड में आ गया। और 2015 से टोटल मेरा जो काम चल रहा है वो क्रिप्टो करेंसी में चल रहा है। और क्रिप्टो करेंसी की इतनी अच्छी कृपा हुई है कि उसी क्रिप्टो करेंसी की वजह से आज अगर मैं होल लाइफ कुछ ना करूं तो भी आराम से जिंदगी जी सकता। तो बहुत अच्छा, मतलब आपने उस समय भी अगर समझा है क्रिप्टो करेंसी को, आज तो हाल फिलहाल 3 साल में कोरोना में पेंडेमिक्स में हर इंसान क्रिप्टो को समझ चुका है, पर आप जब कह रहे हैं तब तो बहुत शुरुआत ही हुई थी बिटकॉइन की। तो मैडम आज मैंने सितंबर 2015 की बात बता रहा हूँ। सितंबर 2015 से मैंने क्रिप्टो के अंदर एंटर किया था। उस समय बिटकॉइन का भाव हुआ करता था केवल 14,000। तब से मैं एंटर किया हूँ क्रिप्टो में। सर आपने और कितने, उस समय माफी चाहूंगी पूछना नहीं चाहिए, बट अगर बताना चाहे कितने बीटीसी है सर आपके पास, एक एक बीटीसी? नहीं, वो डिस्क्लोज नहीं कर सकते क्योंकि आज वैल्यू आप समझ सकती है कितनी जी बिल्कुल। है। वेल सेट है, कोई वही प्रॉब्लम जो नहीं है। 14,000 का बीटीसी है सर, लगभग लगभग 50-40 लाख छू के अभी नीचे आ चुका है। मदर ऑफ करेंसीज है, बीटीसी ने ही जन्म दिया है बाकी सारी करेंसीज को। तो आज जो क्रिप्टो वर्ल्ड है, आज तो क्रिप्टो भी बहुत, आप देख रहे हैं कि मार्केट बहुत डाउन है। तो अभी जो जी, है हमारा ऑन पैसिव क्या सॉल्यूशन लेके आ रहा है सर वर्ल्ड वाइड, वो आप थोड़ा सा बताएं। ऑन पैसिव भी पे आउट के रूप में मेरे हिसाब से क्रिप्टो ही लेके आएगा। जो भी हमें डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो मेरे हिसाब से क्रिप्टो में ही होगा। क्योंकि मुफरा साहब अच्छी तरह जानते हैं कि आने वाली दुनिया एआई के साथ साथ ब्लॉकचेन बेस हो गया, क्रिप्टो हो गया, एनएफटीज हो गई, मेटावर्स हो गया, वेब 3 हो गया। ये जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर भी काम कर रही है। और हो सकता है वो कुछ नाम देके वो कॉइन, वो टोकन, हो सकता है मुफ्रा जी जल्द से जल्द लेके आएंगे। जी बिल्कुल क्योंकि सर। उनको पता है कि ये करेंसी के साथ साथ उस करेंसी का हमारे कम्युनिटी के द्वारा ग्रो भी होना है। क्योंकि सप्लाई डिमांड का पूरा खेल है। और वर्ल्ड वाइड जब आज की डेट में इतने सारे कम्युनिटी बन चुकी है और जब एआई सिस्टम के द्वारा वर्ल्ड वाइड एटो जनरेशन होनी है, एटो लीड जनरेट होनी है, एटो ज्वाइनिंग्स आनी है, ऑटोमेटिक प्रोडक्ट सेल होने हैं, तो उसके अगेंस्ट में लेन देन का जो जरिया होगा वो मेरे हिसाब से कॉइन के रूप में ही होगा। ताकि आपको करेंसी भी कन्वर्ट हो जाए, उसको रेट भी ग्रो कर जाए और हम सारे सपने पूरे कर सके। बिल्कुल तो सही ये कहा कोई बड़ी सर बात आपने। जी।
बिल्कुल सही कहा। बिकॉज जो सिंगल मोड ऑफ ट्रांजैक्शन है वो एक रखेंगे, क्योंकि वो अभी जो हमारे जो फाउंडर्स हैं वो लगभग सभी देशों से है, पूरे वर्ल्ड से हैं, तो वो जी। इंडिविजुअल करेंसी से नहीं दे सकते हैं, तो वो सिंगल मोड ऑफ ट्रांजैक्शन पे आउट्स का रखेंगे और उसको हम अपने 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 करेंसीज में कन्वर्ट करके अपना पे आउट जनरेट कर सकते हैं। और उसी लिए वो उसके कह लिए रहे हैं बार बार ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी तो होगी तभी हमारा वॉलेट वर्क करेगा। और ये जो सर, हमारा, जी हो सकता है बैकएंड में वो तैयारी कर ली हो, बना चुके हो, लॉन्चिंग की तैयारी कर रहे हो, पॉसिबल है। क्योंकि इतना बड़ा स्टाफ हैदराबाद में काम कर रहा है, तो केवल एक चीजों पे काम नहीं हो रहा है मैडम, वो कई सारी बैकएंड में कई सारी चीजें बन रही है। ओ वॉलेट से लेके जितने भी हमारे प्रोडक्ट है उसके बैकएंड में भी कई सारी इंटीग्रेशन हो रही है, लेकिन एक साथ सारा का सारा डिस्क्लोज नहीं करना चाहती है कंपनी। एक के बाद एक कई सारी प्रोडक्ट आनी है, कई सारी नई इंप्लीमेंटेशन आनी है, कई सारे नए नए प्रोजेक्ट आने हैं, और सारे के सारे डिसरप्टिव है। ये हम सर उसी आप, समय से जान रहे कि रीजन क्या है। जी आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं और साथ में आपका इंटरेस्ट भी रहा है एमएलएम में, तो क्या आपका ऑन पैसी में आने की वजह क्या है कि मैकेनिकल इंजीनियर थे, समझ रहे हैं इसको नहीं कि ये, नहीं नहीं मैडम, मैकेनिकल इंजीनियर का तो यहाँ से कोई लेना देना ही नहीं दूर दूर तक। जब मैंने इनकी स्टडी की, इनके प्रोडक्ट के बारे में जाना, इनके टेक्नोलॉजी के बारे में जाना, और ये समझा कि आने वाली जनरेशन पूरी तरह इसी बेस पे चलने वाली, साइबर सिक्योरिटी को लेकर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर, ब्लॉकचेन को लेकर, यही तीन मेन सब्जेक्ट वर्ल्ड वाइड रहेंगे नेक्स्ट 10 ईयर। और ब्लॉकचेन में भी कई सारी और नई नई चीजें आ रही है, अपने आप को एडवांस करते जा रहे हैं सब लोग। तो ये सारी चीजें देखते हुए भी मैंने ऑन पैसिव को स्टार्ट किया, और इसी को देखते हुए ही मैंने मेरे लड़के को इसी फील्ड में डाला है मैडम। मेरा लड़का भी आज बड़ौदा के अंदर पारुल यूनिवर्सिटी है, वहां पे बीटेक कर रहा है, जिसके अंदर उसको 3 स्पेशल सब्जेक्ट दिलाया है, साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन। तो ये आपके 3 सब्जेक्ट स्टडी चल रही है। आपके बेटे का क्या रिव्यू रहता है सर? ऑन पैसिव स्टडी किया है तो कैसा, क्या क्या बताते हैं वो? ऑन पैसिव के लिए कभी मैंने पूछा नहीं उसको, क्योंकि उसके स्टडी के बीच में मैं डिस्टर्ब नहीं करता। ये एक मेरा पर्सनल है, वो उसका एजुकेशन अलग है। तो कभी फैमिली कभी वो अभी, वीडियो देखता रहता है कि ये ऑन पैसिव की ये चीज आई है, वो चीज आई है, लेकिन डिस्कस नहीं करते इस बारे में। मैं मार्केटिंग में क्या करता हूँ ना, उसको इतना ज्यादा पता होता है, चलिए क्योंकि कोई बिजनेस के बात नहीं अंदर सर। बच्चों को इन्वॉल्व नहीं करता। जब तक उनका एजुकेशन कंप्लीट नहीं होता है तब तक इस फील्ड में उनको नहीं लाना है। बिल्कुल सही सर। और सर और कुछ अपनी टीम को भी और पूरे इंडिया को क्या आप कुछ मैं मैसेज देना पूरे चाहते हैं? इंडिया को, पूरे मेरे टीम को तो सबसे पहले मैं सॉरी कहना चाहता हूँ कि काफी समय हो गया है मैं आप लोगों के बीच नहीं आ पाया। बीच में 15-20 दिन पहले हमने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की थी, जस्सी जी, मांगेराम जी और हमने मिलकर एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की थी, और ये सोचा था कि उस दिन से हम डेली बेसिस पे रात को 9 बजे मीटिंग हेल्ड करेंगे, डेली बेसिस। लेकिन पता नहीं दूसरे दिन क्या हुआ, मुझे समझ में नहीं आया, क्लोज हो गया। अब क्या प्रेशर आया, कहाँ से बर्डन आया, किसका आया, मुझे नहीं पता। लेकिन मैंने सोचा था चलो अब मार्केट में आते हैं, दोबारा से लोगों को जागरूक करते हैं, और सारी चीजें लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताना चाहेंगे। जो इधर पहले उधर उधर से बातें घुमा घुमा के प्रेजेंटेशन करते, वैसा नहीं, स्टेप बाय स्टेप, ताकि लोग अगर मीटिंग में बैठे तो वहां से हिल ना पाए। एक ही दिन हुआ, हमने उसको रूम को, 300 का रूम था, उसको 1000 का भी कर लिया मैं। उसके बाद दूसरे दिन से नहीं बोले, मना कर दिया। अब किसने किया क्या किया, नो आइडिया। नहीं तो उस दिन से आज तक मेरी मीटिंग रेगुलर कंटिन्यू होती है। उसके बाद कई बार कॉल आए कि क्या हुआ सर, आप रेगुलर मीटिंग चालू करने वाले थे, मतलब भाई साहब कुछ विघ्न आया है।
वो विघ्न दिन है और सर, आज का दिन है। जी विघ्न उनके ही रास्ते में आते हैं जो सक्सेसफुल होते हैं ना। तो लाइमलाइट में और रोका उन्हीं को जाता है जिनकी बढ़ने की जो रफ्तार है बहुत तेज होती है। और ये आप जान पा रहे होंगे कि आपकी जो रफ्तार है बहुत तेज है, तो बाकियों को जो है ना वो डाइजेस्ट नहीं होता। इसलिए कहीं ना कहीं जो चीते के रास्ते में ना रोक लगा दी जाती है। तो कोई बात नहीं, यहाँ पर हमने जो प्लेटफॉर्म पिक किया है वहां पर ये सारी चीजें मैटर ही नहीं करती है। जब अपने सीईओ सर ही ये बोलते हैं कि यहाँ पर सब इक्वल हैं और कोई मैटर नहीं जी करता, आप दुनिया के किसी भी कोने में ऑन पैसिव के लिए वर्क करें, हम आपको ढूंढ निकालेंगे। तो जी बकायदा आपको ढूंढ निकालेंगे और आपको निकाल लिया है सर। और मुझे आज बहुत खुशी हो रही है क्योंकि मैं आपके बारे में बहुत सुन चुकी थी। तो मुझे भी था कि मैंने देखा नहीं है, मेरा आज तक संपर्क नहीं हुआ है, मुझे लगभग 2 साल पूरे होने को आ रहे हैं। अगर कोई लीडर ऐसा है तो मैं उनसे मिलना चाहूंगी और क्या वजह है वो जी। भी जानना चाहूंगी। तो आपसे तो सर बहुत सी मोटिवेशन मुझे मिली है और मैंने बहुत कुछ सीखा है कि अगर काम करने का ना जो पीछे आपकी भावनाएं अच्छी हो तो पीछे रख के भी आपने बहुत अच्छा काम किया है। हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत अच्छा लगा सर आपके अंदर आपसे कुछ मिलके। करने की तमन्ना हो, तो अगर मन साफ हो आपका, किसी तरह का काम करते समय हमारे मन के अंदर गंदगी ना हो, और हार्डली काम करिए, जो भी हम देते हैं उसको बेस्ट से बेस्ट देने का प्रयास करें, ताकि सामने वाले को एकदम लेमैन की तरह समझाए, तुरंत उसको समझ में आए। उस लैंग्वेज में अगर हम समझाते हैं, क्योंकि हम जो चाहते हैं हमारे दिल से वही तो हम बताना चाहते हैं। दिमाग से बताएंगे तो सामने वाला कभी नहीं समझ पाएगा। अगर हार्डली आप किसी को कोई भी चीज रिप्रेजेंट करेंगे तो सामने वाला उसको ग्रैब कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है कि नहीं यार बंदा दिल से बोल रहा है, दिमाग से नहीं बोल रहा है। तो रिजल्ट भी आपको उसी हिसाब से मिलता है। सर पूरे जो आपकी टीम है वो कहाँ कहाँ से है? मैडम ऐसा कोई स्टेट नहीं है जहां पे मेरी टीम नहीं है। इंडिया का ऐसा कोई स्टेट बाकी नहीं है। तो बहुत प्यार है, लोगों का विश्वास है आपके लीडर्स का, क्योंकि अगर आप उनको एज अ फैमिली ट्रीट करते हैं तो वो आगे वही करते हैं जो अपने लीडर्स को कॉपी करते हैं। जबकि आपने नहीं किया, जो आपके साथ हुआ आपने वो नहीं किया है। बट आपने कहीं ना कहीं अपने फैमिली को बहुत अच्छे से बांधे रखा है कि वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं। और यकीनन जो ये 60,000 है ये 60 गुना बढ़ जाने वाले हैं, पहले ही एक दिन में इतना ट्रैफिक जनरेट हो जाएगा आपको। तो सर लगभग जो एक है, बंदा तो, मेरे टीम का एक बंदा तो लीडर बोर्ड में कंटिन्यू चल रहा है। शायद आप लीडर बोर्ड में देखिए, दिलीप यादव करके, जी मैं जानती हूँ। वो मेरे टीम में है। उसके बाद हमारे राजेश साहू है झारखंड से, उनकी भी 7-8 हजार की टीम है। ललन जी है, उनकी टीम है। कोटियन जी है, उनकी अच्छी टीम है। उसके बाद हमारे राजू दवे साहब है, उनकी अच्छी टीम है। बहुत लोग हैं, एक दो तो ऐसे हैं कि जो कोरोना के अंदर एक्सपायर हो गए हैं, उनकी अच्छी अच्छी टीमें थी। तो आप दिनेश कोटियान सर की बात कर रहे हैं? जी मैडम। अच्छा, वो आपके डायरेक्ट हैं। जी, उनकी भी काफी अच्छी टीम है। तो वो तो काफी मतलब सर तो रहते हैं एक्टिव और वहां पे, और अभी फ्राइडे जो उनका वेबिनार जी कंटिन्यूस रहता है। तो बिल्कुल चलिए बिल्कुल। सर, जो भी है जैसा भी है, सफर जैसा भी रहा खट्टा मीठा, बट जो ऑन पैसिव है उसका तो सफर जो है अभी शुरू हुआ है और बहुत अच्छा मंजर सामने आ रहा है और बहुत पॉजिटिव जी है। और अभी लगभग जो है सर अपने पास 2 मिनट है, तो जाते जाते अगर आप कुछ कहना चाहते हैं पेंडिंग आईडीज के रिगार्डिंग। मैडम, मैं मेरे पास तो एक भी पेंडिंग आईडी नहीं। जितनी पेंडिंग आईडी थी जिस दिन स्टार्ट हुआ, उसके 24 आवर के अंदर मैंने सोल्ड आउट कर दी सारी। मेरे पास पेंडिंग आईडी थी 52। सेम डे मैंने बिल्कुल कंप्लीट करा दी। आज सिंगल आईडी लोग मेरे पास मांगने आते हैं, सर पेंडिंग आईडी है क्या? एक भी पेंडिंग आईडी मेरे पास अवेलेबल नहीं है। जी अभी सर बहुत लोगों के पास है, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और दूसरा क्या जी है जी। सर, दूसरा आपकी टीम से कभी कोई क्वेश्चन आता है लॉन्च वॉन्च के रिगार्डिंग?
डिले क्यों हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल आता है, लेकिन मेरे टीम को यही कहा गया है कि किसी अच्छी चीज को बनने के लिए समय लगता है। कोई मार्केटिंग वाला प्लान नहीं है कि आज लॉन्च कर दिया और 3 महीने बाद बंद कर दिया। आज मान लो एक एप्लीकेशन हम प्ले स्टोर में लोड करते हैं और उस एप्लीकेशन में लोग यूज करने के बाद एक माइनर सा एरर आता है, तो लोग वहां पे कमेंट डालने चालू करते हैं कि अच्छी एप्लीकेशन नहीं है, इजी टू यूज नहीं है, उसको यूज मत करो। अब उसके बाद चाहे उस एप्लीकेशन में चाहे जितना भी अच्छा काम कर लो, एक बार मार्केट में रिव्यू चला गया, उसके बाद चाहे कितना भी अच्छा काम करोगे वो सक्सेस नहीं होता है। यही सब देखते हुए सॉरी, ऑन पैसिव जो चीजें बना रही है, फूक फूक के बना रही है, ताकि किसी भी तरह का मार्केट में आने के बाद उसके अंदर एरर ना रहे। बार बार चेक किया जा रहा है। बेटा टेस्टिंग क्यों हो रही है? बेटा टेस्टिंग का मतलब क्या है कि जितने भी एरर्स है उसको क्लियर करे, ताकि मार्केट में जाने के बाद प्रोडक्ट केवल हिट हो, रिवर्स ना हो। जी बिल्कुल और सही कहा यही है वजह है कि सर। अभी अपना जो मीटिंग है वो ऑलमोस्ट लगभग आपके साथ जो समय बिताया है तो समय का पता ही नहीं चला है। और बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने समय दिया और ज्वाइन किया। और जब भी आप दोबारा चाहें तो हम आपको मोस्ट वेलकम है। थैंक यू सो मच सर, वी आर सो इन इट टू विन इट। थैंक यू मैडम जी। थैंक यू सर। जय ऑन पैसिव जय हिंद। जी।